नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में उसका नाम ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। पहली बार जब वो चुनाव में आया और सामने उसका नाम आया तब भी वो जेल में बंद था। जेल से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब एक एक करके खबरें आनी शुरू हुई कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया राज को खत्म कर दिया है, माफियाओं पर शिकंजा कसा है। और आज भी एक बड़ी खबर वाराणसी कोर्ट से आई, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां से आई, जिसमें मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, उसको उम्र कैद की सजा हो गई 32 साल पुराने एक मामले में। और 32 साल पुराना ये मामला क्या था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन 32 साल आखिर क्यों लगे यहां तक पहुंचने में, यानी सजा के ऐलान में। उसकी भी एक वजह रही। कभी फाइल गायब हो जाती थी, कभी गवाह मर जाते थे, कभी गवाह मुकर जाते थे, कोई सबूत सामने नहीं आता था। और इसीलिए धीरे धीरे करके साल दर साल 32 साल हो गए। और आज जब योगी सरकार ने यह ठाना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में कम से कम डॉन माफिया के लिए तो कोई जगह नहीं होगी, और इसीलिए आज का फैसला इसी परिप्रेक्ष्य में देखा भी जा रहा है। लेकिन दुखद यह है कि अभी भी वो पार्टियां जो अब तक प्रश्रय देती थीं इन सभी माफिया डॉन को, वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो नहीं बोल रही हैं जिन्होंने अब तक मुख्तार अंसारी को पाले रखा था। उनका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो भी खोलने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन बयानों पर जो आज कोर्ट के फैसले के बाद सामने आए। अजय राय जी ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश नाइक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामला ये था कि अवधेश राय जी अपने घर के बाहर खड़े थे और ये लोग वैन से आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला करके इनकी हत्या कर देते हैं। सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। हमने ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त पैरोकारी की, पैरवी की। हमारे वकीलों ने खड़े होकर जिरह को और तेज किया, जिसकी वजह से ये निर्णय आ रहे हैं। और मुझे लगता है निकट भविष्य में ऐसे दुर्दांत अपराधी, मुख्तार जैसे और तमाम और अपराधियों के खिलाफ भी अदालतें इसी तरह के कठोर निर्णय सुनाएंगी। तो निर्णय कठोर है, और ये कठोर निर्णय जब आया तो अजय राय जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अब उनकी जान को खतरा है तो उन्हें ज्यादा सुरक्षा चाहिए। ये बात कांग्रेस के एक नेता की तरफ से तब सामने आती है जब यही कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, जब मुख्तार अंसारी पंजाब में जाते हैं या तमाम जगहों पर जेल में मुख्तार अंसारी का राज चलता है, तब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती। अपने ही भाई जो कि उनके भाई की हत्या हुई अजय राय, तब भी ये मामला सामने नहीं आया था। तो अब जो ये मामला है, इसको लेकर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ गया। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हाफिज उस्मान जी जुड़ गए हैं, जो कि फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ स्टूडियो में संजय राणा जी मौजूद हैं, जो कि पेशे से वकील भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में मास्टर सुरेश चंद्र जी भी जुड़ेंगे, जो कि नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन मनीष शुक्ला जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगी इस पूरे मामले पर, क्योंकि चुप्पी जो है सपा की, बसपा की, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर और मीडिया पर भी अभी तक कोई बयान आया नहीं है सामने। देखिए, दरअसल मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है, अगर उस पर आप रिसर्च करिए तो आपको कई दलों की पोल खुलती नजर आएगी। सपा हो, बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो, समय समय पर इन तीनों दलों ने मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया,
जिसके नाते से मुख्तार अंसारी न केवल अपराध जगत में बल्कि अद्भुत संपत्ति के बल पर राजनीति को भी प्रभावित करता रहा। उसकी छत्र छाया में रह के मुलायम सिंह यादव, मायावती और समय समय पर कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां उससे की है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता ही थी कि मुख्तार को आज 32 साल के बाद अवधेश राय के केस में उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है। आपको सबको ध्यान में होगा कि अभी पंजाब में जब मुख्तार अंसारी था तो किस तरीके से समाजवादी कांग्रेस की सरकार प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के कहने पे मुख्तार उत्तर प्रदेश में ना इसके लिए लाखों रुपए खड़े करके वकीलों की फौज खड़ी की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार की पैरवी के कारण मुख्तार को उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उत्तर प्रदेश की अदालत में उसका ट्रायल हो सका और ट्रायल के बाद आज एक उम्र कैद की सजा हुई है। अजय राय तमाम बयान आज दे रहे हैं, उनको आज योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सपा बसपा साथ ही उनकी पार्टी जिसमें आज जो राजनीति करते हैं मुख्तार अंसारी को बचाने का अथक प्रयत्न करने के बावजूद आज उनके भाई की हत्या के मामले में न्याय मिला। ठीक है, ओके। हाफिज उस्मान जी, समाजवादी पार्टी अतीक अहमद पर एक अलग रिएक्शन आता है। उससे पहले जब योगी सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में एक तरीके से ये ऐलान करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे वो माफियाओं को, तो तकलीफ होती है क्या किसी को? और आज भी अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं आपकी पार्टी की तरफ से? अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए। पिछले दिनों जब इलेक्शन चल रहा था तो आप ही के चैनल पे एक डिबेट हो रही थी। हाँ। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एसडीएम साहब को कह दिया था कि मैं कहकर आया हूं अखिलेश जी से कि जितने अधिकारी है तब तक ना जाएं जब तक के उनसे हिसाब चुकता न कर लिया जाए। तो आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं है, वो जो बोल रहे अपनी तरफ से बोल रहे। मैं आपके सामने फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ क्या कि समाजवादी पार्टी किसी माफिया के साथ ना आज है ना कल थी ना रहेगी। जितने भू माफिया है उनका कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी बिरादरी होती है, ना उनकी जात होती है कोई भी। वो लोग पर्सनल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, चाहे उसका भाई हो, जो भी उन पर कार्रवाई हुई है वो उनका काम है जो उन्होंने भुगता है। समाजवादी पार्टी ने ना कभी सपोर्ट किया है ना वो सपोर्ट करेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब डिबेट होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसा कि आज जो फैसला आया है वो उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट ने फैसला दिया है, न्यायालय ने नहीं दिया है। आपको खुद भी पता है कि न्यायालय का फैसला है तो इसमें सरकार का क्या मामला है। जब कभी इल्जाम ये लगता है कि सरकार इंटरफेरेंस कर रही है कोर्ट के मामलों में, तो फिर आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हमारा अरे सर रुकिए हाफिज साहब रुकिए ना। एक लय में आपने इतने सारे आरोप पढ़ दिए, लेकिन मैं दो चीजें जो आपने बात बोली है, एक आज इस पे चर्चा क्यों हो रही है जबकि अदालत का फैसला और योगी सरकार पर बात क्यों हो रही है, उसकी पहले मैं बात बता दूं क्यों चर्चा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि इस फैसले को आने में 32 साल लगे। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि आप ही के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी 2005 में, तब ये आरोप लगे थे कि जेल में रहते हुए जितनी सुविधाएं पहुंचाई गई और जो मामला रफा दफा किया गया और जिस तरह से मामला बन रहा था, उस फाइल को कह दिया गया कि इस फाइल को रोके रखो, वो ऑर्डर सरकार की तरफ से आए थे। इस वजह से 32 साल लग जाते हैं किसी मामले को तह तक जाने में और अदालत के फैसले में, इसलिए आज चर्चा हो रही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि कभी भी किसी भी माफिया डॉन के साथ आपके कोई संबंध या आप उसकी पैरवी नहीं करते, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी आपसे, 1988 में जब पहला मामला मुख्तार अंसारी पर हुआ और वो तब जेल गया था, क्या उसके बाद से कभी उसको आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? आपकी पार्टी में वो क्यों शामिल हुआ? आपकी पार्टी में उसके परिवार के लोग क्यों शामिल हुए? उसके बेटे के साथ जो कनेक्शन हुए, क्या तब उस डॉन के बारे में आप लोगों को अंदाजा नहीं था? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, कल गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे की आ जाए और यही इल्जाम जो है डिबेट में लगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने एफआईआर हैं और वहां खिलाड़ी खेल रहे हैं जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर,
उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सर एक तो यही मिनट इल्जाम जो आप देखिए, अरे नहीं आपने क्योंकि अरे सुनिए तो सही अफजल साहब, वो हाफिज साहब मेरी बात ही नहीं हुई पूरी। आपकी बात इसलिए पूरी नहीं हुई, इसलिए बीच में काटी गई क्योंकि जो पहलवानों का मुद्दा आया है, जिस पूरे मामले को लेकर कहानी बुनी गई थी, जब उसी शख्स ने जिसको लेकर के मामला पहलवानों ने बढ़ाया था, उसी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने अपना केस ही वापस ले लिया है, उसने अपना बयान वापस ले लिया है, वो कह ही नहीं रही ऐसा कुछ हुआ, तो उस मामले को खत्म करते हैं। हमारी तरफ से उस पर डिबेट नहीं हो रही है क्योंकि उस मामले में जो राजनीति है मैं उसको पढ़ना नहीं चाहती। चलिए देखिए, आपने मुझे कहनी नहीं दी पूरी बात, तो आप इल्जाम नहीं लगा ही क्यों, पहलवानों का मुद्दा आया ही क्यों बीच में? दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट आए तो वही इल्जाम जो आज ये कह रही है आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लगा रही हैं, कल उनके ऊपर भी लग सकता है। गलत है या सही मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भूमाफिया है, बदमाश है, चोर है, उचक्के हैं, लफंगे हैं, नुकसान पहुंचा रहे मुल्क को या सूबे को, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कोर्ट के थ्रू तो इसे सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग उसे जो है सपोर्ट करते हैं और सराहना करते हैं कोर्ट की। और आपके सामने मैं कहता हूं ये बात, इसे जो है ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रहेगी और इससे पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं, तो इसलिए किसी भी पार्टी को इंटरफेरेंस इसमें ना रहा है, ना होगा। मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है अभी तक हाफिज साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इतने समय से जब वो डॉन था तब क्यों समर्थन दिया गया, आज आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी तक क्यों समर्थन था आज की डेट तक? देखिए ऐसा है, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम होते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि इल्जाम लगने के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इसलिए कभी कभी वो किसी भी पार्टी से लड़ लेते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लंबी बात हो जाएगी कि किस पार्टी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे लोग मनीष शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, फिर मैं जरा संजय राणा जी के पास समझूंगी। ये जो आपने टेक्निकल पॉइंट देने की कोशिश की है, खुद को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनीष शुक्ला, सभी पार्टियों में इस तरह के लोग हैं, उस्मान साहब का कहना है, तो किस किस के गिरेबान में झांक कर देखा जाएगा? देखिए रीमा जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो सरकार को श्रेय इसलिए जाता है, सरकार ने वो माहौल पैदा किया कि गवाह निर्भय होकर अपनी गवाही दे सके। आज उत्तर प्रदेश का अभियोजन विभाग शानदार काम कर रहा है, 58.8% की दर से दोष सिद्धि हो रही है। मुख्तार अंसारी जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उसके रसूख की कल्पना आप इसके मात्र से कर सकती हैं। एक डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बनारस से LMG बरामद की। LMG में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब FIR दर्ज कर दिया शैलेंद्र सिंह ने, तो जेल मुख्तार अंसारी नहीं गया, जेल डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह भेजे गए, और किस तरीके से भेजे गए वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। दूसरा प्रकरण, मऊ में दंगे हुए थे, दंगों में पुलिस नियंत्रण करती है दंगों को, लेकिन जिप्सी पर ऊपर बैठकर मुख्तार अंसारी पूरे दंगों में नेतृत्व करता रहा। आप सबको ध्यान में होगा, वो चित्र सबके स्मृति पटल पर अंकित होगा। तो ये रसूख था मुख्तार अंसारी का। अब जब किसी व्यक्ति का इतना रसूख हो तो गवाह गवाही देने कोर्ट तक कैसे पहुंच सकता है? तो सरकार का इसलिए श्रेय है कि सरकार ने माहौल बनाया, पंजाब से मुख्तार अंसारी को खींचकर उत्तर प्रदेश लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, और न्यायालय की परिधि में लाकर आज उसको सजा हुई है। एक व्यक्ति जो 32 साल पहले मारा गया, उसके परिवार को आज न्याय मिला। हाफिज जी, थोड़ा क्रेडिट तो बनता है ना योगी सरकार के, नहीं बनता? मैं एक बात बनता है, बोल दीजिए क्रेडिट है थोड़ा सा। अब मुझे मौका देंगी तो मैं कहूंगा जरूर। मैं सिर्फ आपके सामने इतना जरूर कहता हूं कि बात सही है कि जो लोग बदमाश हैं या गुंडे माफिया हैं वो इस गवर्नमेंट में डर रहे हैं, ये बात सच है। दूसरी गवर्नमेंट में भी डर रहे थे, मगर इसमें ज्यादा डर रहे हैं और डराया गया है, और सच है और ठीक भी है, इसकी सराहना होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को पहुंचाया है या अतीक ने नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें जहां दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें मुसलमान भी बड़ी तादाद में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो इसमें 80% वो लोग हैं जो गरीब है और मुसलमानों से जिनका ताल्लुक है। तो यहाँ पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है या आपकी पर्सनल लाइन है? आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मुझे जो आपने बुलाया है वो पर्सनल हैसियत से बुलाया है, और मेरे नाम के सामने आपने कहा कि मैं फाउंडर मेंबर हूं, और ये बात सच है। मैं गवर्नमेंट का या पार्टी की तरफ से कोई स्पोक्समैन नहीं हूं, ना गवर्नमेंट की सराहना कर रहा हूं।
ना पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। पार्टी क्या कहेगी मुझे नहीं पता, मगर मुझे इसका यकीन है कि पार्टी की वही लाइन है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। पिछली बार जब जी की गवर्नमेंट बनी थी तो उससे पहले कुछ लोगों ने, ठीक है, आपकी आवाज चलेगी संजय राणा जी। ये ओके, कितनी गलत बात है, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ, सुन नहीं पाती। अरे सर, आपकी आवाज चली गई थी हाफिज साहब, आपकी आवाज चली जाती है, आपकी आवाज चली जाती है इस आवाज को। हाँ बोलिए, अब मेरी आवाज आ रही ना? जी जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जब अखिलेश जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस जमाने में कुछ लोगों ने कोशिश की थी मुख्तार अंसारी को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। अखिलेश जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुखालफत की थी, जबकि नेताजी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने सख्ती के साथ स्टैंड लिया और मुख्तार अंसारी को पार्टी में नहीं आने दिया। हाँ। और आज मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो उनके साथ है, जो राजभर के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इन लोगों का ताल्लुक हमसे नहीं है। और जो इनके भाई है अफजाल अंसारी, बस मेरी बात खत्म हो गई, और इनके भाई जो अफजाल अंसारी है जो मेंबर पार्लियामेंट है वो बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी का ना कोई ताल्लुक का, ना है, ना आइंदा, ना बदमाशों से कोई ताल्लुक। बहुत 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 अच्छी तरीके से आपने पार्टी का पक्ष रखा। संजय राणा जी, सपा जो है ना वो कभी माफियाओं के साथ थी, ना है, ना भविष्य में होगी, और माफियाओं के खिलाफ जो रणनीति है वो आपने सुन ही ली है समाजवादी पार्टी की। तो अगर इतनी मासूमियत से यहाँ पर सपा का जो एक पक्ष रखा जा रहा है तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? फिर तो बात ही खत्म। रिमा जी गुड इवनिंग फेलो पॉइंट। देखिए ऐसा है कि दूध से धुली हुई समाजवादी पार्टी का चेहरा जो मुझे दिख रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। यही दूध का धुला हुआ जो चेहरा है जब से बनी थी 1993 से, तब से अगर दिख जाता तो शायद ही माफिया उभरने पाते। ये इच्छा शक्ति दिखाती जो आज हुआ है वो इच्छा शक्ति सरकार की है। अगर इच्छा शक्ति होती है तो पुरजोर तरीके से दो चीजें होती हैं, सरकार अपना केस कोर्ट में थोड़ी तरीके से रखती है, और दूसरा एक माहौल बनाती है जिससे आदमी जो गवाह है उसको डर का माहौल ना हो, डर उसके अंदर ना हो, वो जाके गवाही दे सके। पहले देखिए गवाह जितने सारे पलट जाते थे कि उनको कहीं ना कहीं डर था, कहीं सुरक्षा की भावना नहीं थी। अब उनको सुरक्षा की भावना भी है, वो डरते भी नहीं है और गवाही देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट में जो होता है वो सरकारी वकील को जाना पड़ता है, इसका सरकार का उत्तरदायित्व होता है उस केस को किस तरह से लड़ना चाहती है। तो सरकार ने दिखाया, जितने भी आपने सजा भी हुई है, ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाता है कि सरकार कितने तरीके से, कितने अपने आप को कमिटेड है अपने जनता के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि केस को पुरजोर तरीके से कोर्ट के सामने रखते हैं और मुजरिमों को सजा दिलाते हैं। इसके पहले क्या वकील नहीं थे? इसके पहले क्या सरकारें नहीं थी? इसके पहले क्या सरकारी वकील नहीं थे? सब थे, लेकिन केस को लड़ा नहीं जाता था। केस में ढिलाई दी जाती थी कि कहीं ना कहीं लूप होल मिल जाए और सारे के सारे अपराधी बाहर निकल जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कमिटेड है, एक मुख्यमंत्री है जो कमिटेड है अपनी जनता के प्रति और समाज के प्रति। ओके, ठीक है। हाफिज साहब, माफिया से माननीय तक का सफर तो आपने मुझे गिना दिया मुख्तार अंसारी का, लेकिन मनीष शुक्ला जी ये फाउंडर मेंबर है हाफिज साहब, तो अभी इन्होंने ये तो कह दिया है कि ऑफिशियल लाइन नहीं है पार्टी की, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी मैं टाइमलाइन देख रही थी पूरा अखिलेश यादव की, कहीं पर भी ना एक ट्वीट दिख रहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान है या कुछ भी, कोई एक बात भी नहीं दिख रही है उनकी तरफ से। तो अब अगर ये मान रहे हैं कि योगी सरकार में ज्यादा डरे हुए हैं डॉन, माफिया, गैंगस्टर, तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर एक्सेप्टेंस की बात अगर आ गई है तो। देखिए, हाफिज जी ने जो बात कही उनकी व्यक्तिगत बात ही हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एज ए पार्टी जो डीएनए है, बिना अपराधी माफिया कैसे रह सकते हैं? उस पार्टी में रहने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम अर्हता है, वो कम से कम अपराधी हो, ये तो होना ही चाहिए। तो ये हाफिज साहब का अपना ही बयान मुझे लगता है। और एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने स्वीकार किया कि इस सरकार के समय में अपराधी भयभीत हैं पुलिस से, अपराधी भयभीत है सरकार से, और किसी भी प्रदेश में या देश में किसी भी आम नागरिक के निर्भय होने का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है या निशानी है, तो वही है कि अगर अपराधी भयभीत है यानी आम आदमी निर्भय है। तो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहले दिन से ही क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम किया है। मुख्तार अंसारी के ऊपर उनका जो अकूत संपत्ति है उसके ऊपर कानून का बुलडोजर चला है, जो सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा था उसको खाली कराया गया है। और साथ ही साथ जो उनका गैंग है IS 191, उस गैंग पे भी चाहे जिस जात धर्म के लोग शामिल थे सब पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। 61 मुकदमे कायम है मुख्तार अंसारी पर। पहली सजा
करीब 31-32 साल बाद होती है, तो आप ये समझ सकती हैं कि किस तरीके से सपा, बसपा और कांग्रेस ने समय समय पर इस माफिया को पाला है, संरक्षण दिया है और उसका खामियाजा पूरा प्रदेश और देश ने उठाया है। आप ये सोच नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पहले निवेशक आना नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी किसी प्रदेश या देश में जाता है जहां उसका अपना धन सुरक्षित हो। उसको एक जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, वो होनी चाहिए, वो हमारी सरकार ने आज मुहैया कराया। उसके नाते से जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अपराधियों की शरणस्थली मानी जाती थी, उस उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट होती है तो प्रदेश की सरकार 10 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर चलती है और 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। नहीं मनीष जी, मैं यही समझना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि सपा का कभी कोई मतलब रहा नहीं। हालांकि जो पूरे बयान आए हैं सामने, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा जो हाथ था, जो सरपरस्ती थी, वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरह से रही थी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उसका भाई हो, अतीक अहमद हो, ये तमाम बातें थी। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगी कि आपने ये जो कहा कि अब कानून का राज हो रहा है, तो पहले क्या सब डरते थे? मतलब कि पुलिस, प्रशासन, तमाम लोग, और उन पर भी हथकंडा सवार था। देखिए रीमा जी, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, उन्होंने एक LMG लाइट मशीन गन बरामद की और जब जहां उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, वहां उनको मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जेल भेज दिया। तो ये रसूख था। मऊ के दंगों में खुलेआम जिप्सी पे बैठ के मुख्तार अंसारी घूमता हुआ, सबको याद होगा कि चित्र सभी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में छपा था, सबकी स्मृति पटल पे ये चित्र अभी भी अंकित होगा। तो जब किसी अपराधी के साथ पूरी सरकार खड़ी हो, नतमस्तक हो, उसके अनुसार वहां जिलाधिकारी पोस्टेड होते हो और गाजीपुर की जेल में जब मुख्तार रहता था तो उसके लिए वहां तालाब खोदे गए, तालाब में जिससे फ्रेश मछली उसको मिले, उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए। वहां का जिलाधिकारी और कप्तान उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाता था। तो आप क्या समझ सकती हैं कि किस तरीके की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उस दौरान रही होगी। मुख्तार अतीक के समय में जब इन लोग का रसूख था, इन लोग की फेवरेबल सरकारें थी, तो इसका एक बड़ा नेक्सस था उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, तमाम विदेशों में इन लोग के लिंक थे। आज वो टूट रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, हाफिज साहब जवाब दीजिए इस बात का। ये जो एक एक करके सारी बातें सामने आई हैं, आई थिंक कि वीडियो चला गया है हाफिज साहब का। मैं संजय राणा आप ही के पास आना चाहूंगी जरा। संजय राणा जी, जो बात मनीष शुक्ला यहाँ पर कह रहे हैं, अब जब ये खबर सामने आती है कि अतीक अहमद रो पड़ा था कोर्ट में, आज भी कुछ ऐसी खबर सामने आई कि जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई तो वो मुख्तार अंसारी जिसने गाजीपुर में जब वोट पड़े, मनोज सिन्हा जब उनके पक्ष में जाकर के जब लोगों ने वोट दिए तो उनके हाथ खड़े करवाए कि किस किसने वोट दिया था, और जिसने वोट दिया था उन सबको उड़ा दिया, ये आरोप है उसके ऊपर। वो इंसान आज माथा पकड़ के बैठा हुआ था जब उस पर कोर्ट का फैसला आता है। रीमा जी, गाजीपुर की बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे हम कहेंगे पूरा नॉर्थ इंडिया देख लीजिए, इनका एक वर्चस्व चलता था। इनका नाम इतना बड़ा था कि पुलिस, एसपी, डीएसपी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इन पे कुछ एक्शन ले ले। अरे एसपी की बात छोड़िए, डीजीपी की हिम्मत नहीं होती थी उनके ऊपर एक्शन ले ले। आपको पता है बिजलाल जी का केस में बारे में क्या हुआ था। देखिए, ये एकदम मनीष जी बात सही बोल रहे हैं कि आज का जो माहौल है, समाज जो सरकार चल रही है, पहले के सरकारों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। आज की सरकार जो चाहती है वो करती है, अपराध मुक्त समाज बनाना चाहती है और अपराध मुक्त समाज की तरफ वर्चस्व है और बढ़ा रही है। उसमें कोई इनको बोलने में कुरेज नहीं है। और जितने भी अपराधी हैं, कोई बोल सकता है कि भाई ये किसी समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी अपराधी हो, चाहे किसी धर्म विशेष से हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो या किसी भी समुदाय के, सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज के दिन में माहौल ये है रीमा जी, को उत्तर प्रदेश में माफिया चाहता है या तो जेल में रख दो या तो भैया मैं प्रदेश से बाहर भेज दो, वो प्रदेश में रहना नहीं चाहता था। आज से मान लीजिए 7 साल, 2017 के पहले की बात कर लीजिए, मैं 2010 की पहले की बात कर रहा हूं।
यह आलम था कि उत्तर प्रदेश में, उस समय बंबई में रहता था, इस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि तुम भैया लोग हो, क्योंकि हम बंबई में रहते थे, भैया लोगों के पास सिवाय गोली चलाना और गुंडई के अलावा कुछ नहीं आता। ये इमेज थी हमारी सरकारों की। और उस समय जितने भी मुख्यमंत्री, मैंने बोलता कि एक मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, किसी समुदाय विशेष को कर लो या किसी गुंडे के साथ कर लो, उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, समाज का विकास कैसे होगा, इनसे कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ ये मतलब होता सरकार कैसे बन जाए, चाहे वो माफिया के थ्रू बन रही हो, चाहे गुंडे के थ्रू बन रही हो या किसी समुदाय के थ्रू बन रही हो, उनको सिर्फ अपने सरकार बनाने से मतलब, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उनका एक तरफा एजेंडा था। मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं बोलता हूं कि 90 के बाद से कांग्रेस नहीं रही, नो डाउट मुख्तार अंसारी की उन्होंने बहुत मदद की पंजाब में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं थी। मुख्तियार सरकार जो थी 2 पार्टियों कर रही है, और दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से इनके बगल में नहीं, इनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, और कोई आम आदमी नहीं, मुख्यमंत्री लेवल का आदमी इनसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा, तभी ये आज माफिया बन पाए, इतने बड़े बन पाए। नहीं तो इनका फंड तो बहुत पहले कुचल दिए गए होते, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी। हाफिज साहब, इच्छा शक्ति कहां होती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है? तब कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जाता है? और ये आप अब ये मत कहिएगा कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये तो आंकड़ों पर बात हो रही है, सबूतों पर बात हो रही है, गवाहों पे बात हो रही है, और जो लोग भुक्तभोगी रहे उन पर बात हो रही है। तो ये मत कहिएगा कि आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए। हाफिज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ पे नेटवर्क का इशू है? जरा देखिए प्लीज, क्या इशू है नेटवर्क का? जब भी हाफिज साहब के पास जा रहे हैं उनका नेटवर्क खराब हो रहा है या हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत है? प्लीज चेक कीजिए। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मास्टर सुरेश चंद्र जी भी, जो कि बसपा के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। मास्टर सुरेश चंद्र जी, आपके आने से पहले जिक्र यही हो रहा था कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को प्रशय दिया जाता रहा, अब समाजवादी पार्टी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, सारी जिम्मेवारी बसपा के ऊपर डाल दी उन्होंने, कि जब भी कनेक्शन रहा बसपा से रहा, जो भी समर्थन था बसपा का था अंसारी को, जब भी बचाव की मुद्रा में आती थी कोई सरकार तो वो बसपा की आती थी, तो सब कुछ बसपा ने किया। तो क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों 32 साल लग जाते हैं किसी एक को यहां तक पहुंचने में, केस को, और उसके बाद न्याय मिल पाता है? देखिएगा, वो ठीक नहीं कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी इस तरह के अपराधी और अभियुक्त, दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनको कभी आश्रय दिया हो और कहीं पर प्रूफ भी नहीं हो सकता कि हमारी तरफ से कहीं इस तरह का ढील दी गई हो। कानून अपना काम करता है, लॉ एंड जस्टिस अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करता है। उसकी निगाह में यदि अपराधी है तो अपराधी है, और जब तक अपराधी डिक्लेयर नहीं हुआ अभियुक्त है तो अभियुक्त है। लेकिन अभी जैसे बिल्कुल आजम खां वाला एग्जाम्पल है, भाई लोग बाग तो बयान बदल गए, बोले हमसे जो मतलब है जबरदस्ती वो लिया गया। तो लेकिन इसमें भी हमारा कोई वो नहीं है, हमारी कोई सहानुभूति नहीं, ना हमारा कोई वास्ता। ठीक है, विधायक रहे, सांसद रहे, कौन आता है कौन जाता है पार्टी में, लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है। और हमारा तो पार्टी का सीधा संदेश भी है कि बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। स्वच्छ प्रशासन के मामले में माननीय बहन जी, मास्टर सुरेश चंद्र जी, एक सेकेंड, मैं अभी तो स्वच्छ प्रशासन तक तो आई नहीं हूं, मैं तो इसी मुद्दे पर अभी रहना चाहूंगी क्योंकि आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया शो को। ये चलिए, मुख्तार अंसारी से आपका कोई कनेक्शन नहीं था, सब कोई झूठ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी झूठी है, सारे किस्से झूठे हैं, आंकड़े झूठे हैं, सबूत झूठे हैं, गवाह झूठे हैं, सब झूठे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अंत तक
जब तक वो फरार नहीं हुई थी, अंत तक किस पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी? सुनेगा बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा उत्तर उससे भी ज्यादा वाजिब है। जिस दिन ये पता लग गया कि इस केस में अतीक की घरवाली का नाम आ गया, जिसको कभी हम कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, जैसे ही नाम आ गया, अगर उसके बाद कोई घोषणा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तो उसका सबूत दें। ऐसा नहीं है, जैसे ही समझ में आ गया और जैसे ही पता लग गया कि भाई ये तो उस अपराध में इन्वॉल्व हैं, वो क्राइम में इनकी इन्वॉल्व हैं और इनका नाम है, हमने टिकट का बात फिर नहीं किया। नहीं तो हर कोई आदमी देता है। उससे पहले तक आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा क्या ऐसा है, उसके परिवार का क्या है, उसके बेटे क्या करते हैं, किस पर कितने मुकदमे हैं, क्या आरोप है, ये सब नहीं पता होता ना पहले तक। आज भी मुख्तार अंसारी के बारे में आज ही पता लगा होगा शायद। हमें तो छोड़ दीजिएगा, हाँ। जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो आज केंद्र की सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, क्या उनको पता है हर एक की फहरिस्त है? अगर हर एक की फहरिस्त है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने मांग लिया है उनके ब्रजभूषण सिंह के मामले में, तो वो क्या क्या जवाब है फिर उसमें? भाई पहले से किसी का पता नहीं चलता है, सारी की सारी जो जन्म कुंडली होती है 1988 में पहला केस आया था मुख्तार अंसारी पर, 1988, 2023 चल रहा है, इतने सालों में भी पता नहीं लग पाया, कैसे पता लगता है? क्या हमने उनको सपोर्ट किया? क्या हमने उनकी जमानत ली? क्या हमने उनकी वकालत की कहीं पर? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संजय राणा कुछ आप कह रहे हैं, फिर मैं जरा मनीष जी पर जाऊंगी इसके रिएक्शन के लिए। बिल्कुल हमारे सीनियर, मतलब ना सपा का कोई रोल है ना बसपा का कोई रोल है, तो फिर रोल है किसका? ये मतलब उत्तर प्रदेश की जनता जो भुक्तभोगी रही है, फिर ये कोई भूत आता था सामने या क्या होता था? अभी मास्टर साहब की मैं बातें सुन रहा था, कितने मासूम हैं इन लोग। मासूमियत तो इनके चेहरे से तो झलकती है, इनकी पार्टी से भी झलकती है। ये बोल रहे हैं इतने मासूम थे कि अतीक के बारे में नहीं जानते थे, मुख्तार के बारे में नहीं जानते थे। अरे सर मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, इतने मासूम थे कि एक बच्चा भी गूगल करेगा, अतीक लिखेगा तो अतीक गलत संदेश। मुख्तार अगर होता, मुख्तार अंसारी आता, इतने मासूम लोग मैंने जीवन में नहीं देखे। मैं तो अभी अगर वो 5 साल का बच्चा भी आज का है, वो भी इनसे समझदार है, लेकिन दोनों पार्टियां इतनी मासूमियत से अपना पल्ला झाड़ रही है। जब तक पता नहीं चला उनकी पत्नी इन्वॉल्व थी, तब तक मैं टिकट देने वाला था। अरे आपको इन्हें पता था किसकी पत्नी है? आपको इन्हें पता था कितने बड़ा मुस्लिम है? आपको इन्हें पता था कितना बड़ा माफिया है? अरे ह्यूमन राइट। अच्छा आप अपराधी, आप ऐसा करिए, हाफिज सईद को भी टिकट दे दीजिए। आप ऐसा करिए, आप हाफिज सईद को भी टिकट दे दीजिए। बुलाइए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का टिकट हाफिज सईद दे देंगे। कश्मीर के जितने अलगाववादी है उनको ये टिकट देंगे। आप ऐसा करो, ऐसा नहीं, बोको हराम को बुलाना आते हैं, अननेचुरल बात, बगदादी को टिकट प्रदेश का मिलने का दे दो। बहुजन समाज पार्टी का तो अजीबो गरीब हिस्सा नहीं होता, समझे नहीं आ रहा। ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट का मतलब बोको हराम को दे दोगे, बगदादी को टिकट दे दोगे। जालसाजी नहीं, कोई आदमी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर बाप अपराधी है तो उसका बेटा भी अपराधी होगा, गारंटी भाई भी अपराधी होगा। गारंटी है ना? अतीक अहमद का बेटा अपराधी, मुख्तार अंसार का बेटा अपराधी। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? नहीं हुई, खोलो गूगल, आ जाएगा। आज जो लोग अपराध क्या है, अच्छा ठीक है, सुनिए, आपने ऐसा पेचीदा मसला खड़ा कर दिया ना मास्टर सुरेश चंद्र जी, बताना पड़ जाएगा। मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री बता देती हूँ, और उसका फैमिली ट्री जो अभी चल रहा है ना। मुख्तार अंसारी के ऊपर आज हो गया है केस, पत्नी अफशा अंसारी फरार है, 75,000 की उनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में है। अब्बास अंसारी की एक और पत्नी, उनकी पत्नी जो निकत है, वो चित्रकूट की जेल में है। छोटा बेटा उमर अंसारी फरार है। अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में है। तो भाई, बेटा, पत्नी, और क्या चाहिए? नहीं, और क्या प्रूफ चाहिए? आपकी बात से इंकार नहीं, आपने कहा ये नहीं पता कि बेटे के ऊपर क्या है, ये नहीं पता बेटी पर क्या है, या ये बताएगा कि जब हमारे उधर से वास्ता था
तो क्या ये लिस्ट थी? ये लिस्ट हम लोग मुख्तार अंसारी 2010 से पहले भी मुस्लिम था, यकीन करते 2010 में आपने हटाया ना, यकीन करते हैं, हैं, हमें कोर्ट पर विश्वास है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बगदादी को किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी है, बगदादी को आप टिकट दे दीजिए, हमारे बगदादी को टिकट दे दीजिए, किसी भी तरह का वो नहीं है। गजब है मासूमियत का। मनीष शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे कि अगर कोई बाप ऐसा है तो पिता के जुल्मों का खामियाजा बच्चे क्यों भुगते, ये कहना है ना बसपा का, इसीलिए बेटे को पत्नी को सबको टिकट, और बेटा भी ऐसा ही है तो फिर ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मनीष जी, देखिए रुपया जी, मास्टर सुरेश चंद्र जी की अगर बात को ही डिकोड करिए, अपनी बात का स्वयं वो उत्तर दे रहे हैं, उसको काट रहे हैं। इन्होंने कहा कि अतीक की पत्नी को हम लोगों ने तब तक तब तक अपने पास रखा जब तक ये हमको पता नहीं चला वो आरोपित है। तो आरोपित है इसलिए जब उसके ऊपर FIR हुआ तब इन्होंने पार्टी से निकाला। तो मुख्तार अंसारी तो 1988 में ही आरोपित हो गया था, तो मुख्तार अंसारी को क्यों रखा? तब वहां ये कह रहे हैं कि चूंकि दोष सिद्धि नहीं हुई थी, यानी सारे तर्क अपने अनुसार ये कर रहे हैं। आरोपित है तो सिद्धि क्यों नहीं हुई थी? हमने इसलिए रखा था कि आरोपी बनाया नहीं गया था जब तक उमेश पाल की हत्याकांड में। तो देखिए ये लोग बेनकाब हैं, इन्होंने अतीक अहमद की पत्नी को संरक्षण दिया, मुख्तार को पहली बार विधायक बनाया, 2009 में लोकसभा का टिकट दिया बनारस से। सपा बसपा और कांग्रेस समान रूप से जब तक कोर्ट से डिक्लेयर नहीं होगा कोई अपराधी, जिस तरीके से जब तक कोर्ट से डिक्लेयर नहीं होगा कौन उसका अपराधी मान लेगा? आपके कहने से मान लेगा, मेरे कहने से मान लेगा कोई? मायावती जी की पार्टी ने विधायक बनाया मुख्तार अंसारी को, उसको लोकसभा का टिकट दिया। क्या और लोगों ने नहीं बनाया? वो घर में रहे क्या? के साथ इनका रवैया था। तो ये लोग हमाम में सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं, सपा बसपा कांग्रेस। हाँ, बीजेपी वाले बहुत वो है, साफ सुथरे। जिसका खामियाजा उत्तर आपके यहाँ तो अपराधी आकर के साफ सुथरे नहीं हो रहे, उनकी धुलाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से इन्होंने अकुत संपत्ति एकत्रित की, इन सब की दोषी ये तीनों राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में जो काम करते हैं। जनता जवाब दे देगी, कोई बात। मास्टर सुरेश चंद्र, जनता तो जवाब दे ही रही है, इतने समय से जवाब दे रही है, लेकिन जनता क्या करे? जब जनता किसी के खिलाफ वोट देती है तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, उनको गोलियों से भून दिया जाता था, गवाहों को मिट्टी में मिला दिया जाता था, जीता हुआ कैंडिडेट कृष्णानंद राय उसकी हत्या करवा दी जाती है, तो जनता क्या करेगी? इसमें जनता कहां से बीच में आ गई? वो पार्टियां करेंगी ना जो सपोर्ट कर रही हैं। सुनिएगा, जिस दिन ऐसा संसद से पास हो जाए कि जिस पे एक बार FIR हो जाए, लेकिन उसका भी मिसयूज होगा कि मैं जानबूझ करके राणा जी के खिलाफ एक FIR करा देता हूं ताकि ये चुनाव न लड़ सकें। लेकिन जब वो डिफाइन कर रखा है कोर्ट ने कि कोर्ट में जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है, उसको कोई सजा नहीं मिल जाती है, तब तक उसको अपराधी नहीं कहते, अभियुक्त कहते हैं। और उस पर हर कोई, जब तक वो अभियुक्त है तब तक उस पर मेरे विचार से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, RD हो, JRD हो, कोई भी हो, वो सबके सब यकीन करते हैं, यकीन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जिस दिन अरे आप लोगों के यहाँ तो जिस आदमी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे से एक मर्डर हुआ है, क्या किया उस आदमी के लिए? पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जंतर मंतर पे हो रहा है नाटक, क्या किया? जंतर मंतर पे क्या नाटक? जंतर मंतर पे तीन पहलवान जो तीन तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उसके लिए आप जनता, कौन सा देश की जनता खड़ी है वहां पे? बताइए जनता कौन सी खड़ी है वहां पे? हम तो नहीं देखे जनता वो खड़ी है वहां। पंचायत सिर्फ एक अखाड़े के लोग वाले लोग, कोई नहीं खड़ा है। जिनके 200 आदमी खड़े उसका आंदोलन बोलते हैं। और वो अगर वो पानी में फेंकने गए थे तो अपना पैसा क्यों नहीं फेंक दिया? अपनी नौकरी क्यों नहीं फेंक दी? सवाल करिए, क्यों नहीं फेंका? मेडल फेंक सकते? ये सब वर्चस्व की लड़ाई है। फ्री में बिना कुछ किए हुए ओलंपिक खेलना चाहते हैं कि 5-5 लाख रुपए फीता काटने के लिए ले लगे, और कुछ नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। अगर इनके साथ है तो जाके कोर्ट में क्यों नहीं गवाही देते? कोर्ट में जाइए, कोर्ट में। अभी आप हंसी मत आइए, हंसी मत आइए। आदमी ने, अरे किस आदमी ने? मास्टर सुरेश चंद्र जी, आपको बाकी
पहलवानों की भी चिंता है, आपको देश की महिलाओं की भी चिंता है, तमाम लोगों की चिंता है, लेकिन अभी तक एक बार भी चिंता उसके बारे में नहीं जताई गई जिनके परिवारों का हक मारा गया, जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे होते थे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की तरफ से, जिनको गोलियों से भून दिया जाता था, उनके भी कुछ मानवाधिकार थे या नहीं थे ना? और जिन गवाहों को गोली मार दी जाती थी कोर्ट में जाने से पहले, उनके बारे में कुछ मानवाधिकार थे या नहीं थे? देखिएगा, मानवाधिकार की परिभाषा इस देश में बदल दी जाती है। जो सच्चा मानवाधिकार की बात है वो ये कहता है कि यदि मैं मानवाधिकार इस पर कहीं अपना जता रहा हूं तो मुझे दूसरे के भी मानवाधिकार का इज्जत करना होगा। मैं नहीं समझ पाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने कहा, हमने जब किसी ने भी, छोड़ दीजिएगा उन्हीं को, किसी ने भी मानवाधिकार का हनन किया है, बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हुई है। 30 सेकंड में खत्म करूंगा। ये पार्टी को उत्पत्ति कहां से हुई थी? पिछड़ों, दलितों, इनके लिए उत्पत्ति हुई थी। उमेश पाल कौन था? इनसे पूछा जाए, क्यों नहीं खड़े हो गए? ये खड़े नहीं हुए तो उसके साथ, घरवाली कोई नहीं खड़े हुए तो उनके साथ। ये बताइए सजा कब मिली है? कब मिली है बताइए अतीक अहमद को? आपके जमाने में मिली? आपकी सरकार 2004 से लेकर 2012 तक थी। आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करी? आप बता दो। अरे आप तो दलितों के मसीहा बनते हो, आप पिछड़ों के मसीहा बनते हो, और एक पिछड़े के साथ नाइंसाफी हो जाता है। लेकिन आप वोट के लिए, एक समुदाय के वोट के लिए अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये तो संजय राणा जी, आप इतने कच्चे चिट्ठे आप खोलेंगे तो मास्टर सुरेश चंद्र जो इतने फॉर्म में थे, जो बीजेपी के खिलाफ एकदम हल्ला बोलने के मूड में थे, अब वो डिफेंड कैसे करेंगे अपनी पार्टी को? नहीं हो पा रहा। मुझे बताओ ना, नहीं समझ पा रहे हैं कब अपराधियों का जवाब दीजिए। आपने क्या किया उसके लिए? 2006 में उसको गाली, क्या करना चाहिए? आपने अपराधी पे लगाम लगाई, इसको उठा के जेल में बंद किया। क्या करना चाहिए था? ये किया कि इसको बहा दो। सुरेश चंद्र ऐसे नहीं, बड़े मासूम है। अरे उनको एडवाइजर रख लीजिए, आप उन्हीं से पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए था। आप उन्हीं से पूछ रहे हैं संजय राणा से हमें क्या करना चाहिए था? कि हमने अपनी निगाह में सब कुछ ठीक किया। अच्छा, अपने समुदाय से अन्याय किया, पिछड़ों से अन्याय किया, दलितों से अन्याय किया, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए था और कुछ नहीं था। रुकिए, दोनों लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। मनीष शुक्ला जी के पास मैं जरा जाना चाहूंगी, क्योंकि बीएसपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि या तो ऐसा कोई कानून पास हो जाए कि जो दोषी है, जब तक कि उसके ऊपर दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जब दोष साबित हो जाता है तो वो अपनी पार्टी से हटा देते हैं उसको। तो ऐसा कोई कानून बन जाए। नहीं, तब तो इनको शाइस्ता परवीन को शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा है जब तक आदमी अभियुक्त है उसका चुनाव लड़ने का मानवाधिकार है और वो लड़ता है। बीच में नहीं। हाँ, अभी एक विषय संजय राणा जी ने उठाया, उमेश पाल का। हम उसके आगे चलते हैं। राजू पाल विधायक, जिसकी सरेआम हत्या किया था अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने, वो पाल समाज से था, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से जीता हुआ विधायक था। लेकिन क्योंकि इन लोगों का जो मेन गुण धर्म है सपा बसपा और कांग्रेस का, अरे भाई उनकी घरवाली किससे जीती? विधायक हो, अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन अगर अपराधी नहीं है तो दूसरे जो हत्यारा अपराधी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अतीक की पत्नी को उन्होंने शामिल कर लिया, यानी इनके पार्टी के विधायक का जो हत्यारा था उसी को इन्होंने अपनी पार्टी से संरक्षण दे दिया। ये चरित्र है सपा बसपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। संरक्षण कैसा संरक्षण? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? इनको पूछने वाला कोई नहीं है, जनता इनको लगातार नकार रही है। ये तर्क कुछ भी दे चैनल, कर्नाटका में भी ऐसे ही हुआ है, हमें नकार दिया है, हुए अपना आपको स्वीकार कर लिया है। लेकिन जनता समझती है, जनता को पता है कि एफआईआर में क्या अंतर होता है। देखिए, एफआईआर रीमा जी बहुत लोगों के ऊपर होता है, राजनीतिक कारणों से भी होता है, लेकिन आम जनता को यह पता होता है कि अपराधी कौन है और राजनीतिक मुकदमे किस पे होते हैं। ये क्लियर आम जनता जानती है। अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार, अफजाल, इनको उत्तर प्रदेश की जनता भली बात जानती है कि अपराधी है। हो सकता है मायावती, अखिलेश यादव जैसे लोग न समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं एक एक करके दोनों पर आती हूँ। हाफिज उस्मान जी और मास्टर सुरेश चंद्र, इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। हाफिज उस्मान जी ने इस बात को सुरेश चंद्र जी एक्सेप्ट किया है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, हाँ वाकई में जो डॉन है, माफिया है, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो इस बात को वेलकम करना चाहिए। आपको भी लगता है कि योगी राज में अब वो माहौल तो बन गया है
कि गुंडे और माफिया रो रहे हैं जो लोगों को रुलाते थे। तो ये तो हमारे सरकार में पहले हुआ है। कब? मान्य बहन जी ने कहा कब कि जितने जब हमारी सत्ता रही कौन है। रोया था? कौन सा माफिया डॉन रोया 2007 से 12 में नहीं भाग गए? कौन रोया? उत्तर प्रदेश छोड़कर नाम बताइए, नाम बताइए। यूपी छोड़कर के भाग कौन गए। कौन कौन रोते थे? अब किस किसकी आंखों में आंसू आते थे? सुनिएगा, जिस तरीके अरे सर, ये तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, लिस्ट रखनी चाहिए थी आपको। आप कह रहे हैं लिस्ट कहां से लाए? लिस्ट तो होनी चाहिए थी आपकी जुबान पर। हाँ, मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। बोल तो रहा हूँ, बताइए कि उस दौरान ये जो बुलडोजर प्रथा है, मैं क्या ये सुप्रीम कोर्ट इनको सुपरसीड करने का मामला नहीं है? अरे सर, कहाँ आ गए आप? मैं कहाँ पर थी? मैंने पूछा अभी जो माहौल बना है, आप भी मानते हैं कि इस वक्त माफिया डॉन डरे हुए हैं हमारे योगी सरकार में? सुनिएगा, हमारे शासन काल में भी यही रहा। कैसे? कि लोग बाग इलाका छोड़ करके भाग गए, और आज योगी राज में भी है और अपराधी हैं वास्तव में। अब 106, 103, 96, 94, 53, 54 इस तरह की जो मतलब FIR जिनके ऊपर हैं, हाँ। और अगर भाग जा रहे हैं तो अनुशासन प्रशासन के मामले में तो कोई गलत काम नहीं है। तो आपको लगता है ना अच्छा काम चल रहा है योगी सरकार में? कहा है। आप मानते हैं योगी सरकार में अच्छा काम चल रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन किसके अंडर में होता है? प्रशासन किसके अंडर में? हाँ, प्रशासन तो हमारे भी अंडर था, सरकार के अंडर था। जब फिर? हमारे तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, योगी सरकार प्रशासन उन्हीं के अंडर में है ना? अनुशासन प्रशासन का ये बिल्कुल ड्यूटी बनती है कि जो इस तरह के लोग हैं उनसे जनता को बिल्कुल बचा करके, उनकी सुरक्षा के तरीके अपना करके बचाव करें, संरक्षण करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, हाफिज उस्मान जी, 2024 का चुनाव जिसको लेकर अब इतनी अटकलें हैं कि आप सब लोग साथ में आ रहे हैं, हालांकि बसपा अलग हो चुकी है, सपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। अब 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में खास करके जब वोट पड़ेंगे तो ये एक मुख्य मुद्दा होने वाला है। लेकिन अब आप दोनों से ये सवाल है कि आप दोनों के लिए अब ये चुनाव बिना अपराधियों के, बिना माफिया डॉन के संरक्षण के और उनके साथ जो समर्थन चलता था उनके बिना कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जो बात आपको कहनी होती है उससे बार बार आप रिपीट करती हैं। पहला सवाल है मेरा अभी तक का। तो आप बोले, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। जिस बात को कहना होता है, सपोर्ट करना होता है, उसे आप रिपीटली कहती रहती हैं, और जो नहीं कहना होता उसे आप दबा देती हैं। मैंने आपसे कहा, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, हाँ। कि समाजवादी पार्टी ने जिसे लीड जो है कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने सबसे पहले गुंडे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। और मुख्तार अंसारी को जब वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी। अखिलेश जी ने बहुत मुखालफत की थी और शामिल नहीं होने दिया। दूसरे DP यादव को भी पार्टी में शामिल होने की कोशिश की थी। अखिलेश जी ने उसे भी शामिल नहीं होने दिया था। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी का स्टैंड क्लियर है कि जितने बदमाश हैं, चोर उचक्के हैं, अपराधी हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर शक्ल देखकर नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग कह रहे हैं, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, मगर ये बात सच है कि कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए, और ऐसी चीजों की सराहना करनी चाहिए। और मैंने पहले आपसे कह दिया था कि मैं अनऑफिशियल जो है। ओके, एक सेकंड, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। जल्दी से एक मिनट उस्मान जी, मुझे मनीष जी से इस पर रिएक्शन लेना है, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब अतीक अहमद मरता है तो ये ट्वीट कौन करता है कि किसी एक धर्म के बारे में ही ऐसा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इन सब चीजों से बाहर निकल चुके हैं, तो ये किस तरह की राजनीति उन्होंने की थी तब? अब अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मुझसे सुन लीजिए। सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अतीक ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रयागराज में, इलाहाबाद के आसपास में कोई नौजवान लड़का ऐसा नहीं है जो मुस्लिम और उसने सर उठाया और उसने उसे मारना दिया हो। सबसे ज्यादा कत्ल अगर हुए हैं तो मुसलमानों के भी हुए। ये पता है अतीक अहमद पर पूरा शो हो चुका है पूरा शो हो चुका है, कई दिन तक हुआ था। हाफिज साहब, ये सब पता है अतीक अहमद ने किसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन शायद आपके नेता ये नहीं समझ पाते हैं जो आप बात बोल रहे हैं। आपके नेता को शायद समझाने की जरूरत है ये बात। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर इलेक्शन लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, और उम्मीद ये है कि अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है
आने वाले इलेक्शन में फाइट देगी, ये मुझे यकीन है। मनीष जी जवाब देंगे इस पे, उसके बाद सुरेश चंद्र जी। मनीष जी। क्या रीमा जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इस परिप्रेक्ष्य में है 32 साल तक जो अपराधी सत्ता के संरक्षण के नाते से बाहर था, आज उसको उम्र कैद की सजा न्यायालय के द्वारा दिलाई गई है। और ये न्याय की भी जीत इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो अभियोजन विभाग है 58.8% दर से दोष सिद्धि करवा रहा है, यानी न्याय और न्यायपालिका की भी जीत हो रही है। निश्चित रूप से ये संदेश है किसी भी अपराधी और माफिया के लिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध और माफियागिरी करके बच नहीं सकता, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ओके, मास्टर सुरेश चंद्र जी। देखिएगा, ये बात सत्य है। इस बात का कोई आप डिक्लेरेशन देंगे कि अब जो चुनाव होगा और खासकर 2024 में भी किसी भी ऐसे तत्व को आपके साथ जोड़कर ना रखा जाए? हाँ, हम लोग तो किसी अपराधी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन कोई लॉन्ड्री तो हमारे पास है नहीं कि जो धुलाई कर देते हो बीजेपी वालों की तरह। हाँ, जिसका पता लग जाएगा उससे किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं मिलेगा। इस तरह का वादा है। कैसे पता लगेगा? कैसे पता? कितने साल लगते हैं पता करने में आप लोगों को आजकल के इस जमाने में? नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। अब सारा कुछ सोशल मीडिया है और कुछ है, तक पता नहीं लग पाता। नहीं, अब पीछे की बात उसमें क्यों जा रहे हैं? अब तो जब आज तत्काल की बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, पता ऐसे ही चलेगा जब उसकी सिफारिशें आएंगे, वकील आएंगे कि सब टिकट इसको होना चाहिए। नानन भैया पहले हिस्ट्री जान लेने दे। और अब तो नॉमिनेशन फॉर्म में भी सारा कुछ हो जाता है, लेकिन नॉमिनेशन तो लास्ट की स्टेज है, बिफोर दैट हो जाना चाहिए। और हम कर रहे हैं और करेंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे शिकायत नहीं, जनता। अरे साहब, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं सर, जनता आप मीडिया वाले लोग हैं। ओके, संजय राणा। मैं अब मास्टर साहब की बातों पे क्या बोलूं, इतने प्यार से। मुझे लग रहा है थोड़ी मजाक चल रही है आज। मतलब सब लोग, हाँ, इनके पास योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी आज, तो उनको एक मजाकिया तौर पर सब लोग लगता है ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपनी तरफ से। सपा कह रही है उसका कोई योगदान नहीं है माफियाओं में, बसपा कह रही है हमारा तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जनता भी जो शो देख रही है वो सोच रही होगी कि ये चल क्या रहा है। देखिए, आज आदित्यनाथ जी का बर्थडे भी है और जो मुख्तार अंसारी जी का बर्थडे भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले गया है, तो दोनों के लिए बर्थडे वो था, एक तरह से तोहफा था। एक को जेल में जाना पड़ा और एक को जेल भेजने वाला का तोहफा मिला। अभी हमारे जो बड़े भाई साहब बोल रहे थे मास्टर जी कि हमें पता नहीं चलता है, हमें नहीं समझ में आता, किसी को भी पता नहीं चलता। आपको पता चल जाता हो तो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आप अपना टेक्नोलॉजी। सतीश चंद्र अपना नाम डालिए, सॉरी अपना जो आप नाम डालिए मास्टर साहब, उसमें पता चल जाएगा आप अपराधी को नहीं हो। मेरा नाम डालेंगे अपराधी नहीं, उसी तरह अगर अतीत का डालोगे राणा जी आप मुख्तार ऐश्योर कर तो रहे हैं भाई। देखिए, ऐश्योर कर तो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल करके, आप राजनीतिक टेक्नोलॉजी अप्लाई करके ऐसा नहीं हो ना, पहले क्या ना वो होगा। बिल्कुल, जैसे पता चल जाता है बहुजन समाज पार्टी को जैसे पता चलता है वो अपनी मशीन खोलती है। अरे भाई, आप लोग तो करते भी नहीं, पाउडर डालती है, बीजेपी वाले ऐसा नहीं होता इस काम को। हमारे पहली बात आप लोगों ने संरक्षण दिया है, आप अपने जात हमारे यहाँ समुदाय के लिए आप पार्टी बनी थी, उसकी मदद नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट में जाके किसकी मदद करते हैं? अरे दलितों की पार्टी, इंडिविजुअल दलितों की, आप पिछड़ों की पार्टी है कि नहीं? संवैधानिक तौर पर आप राज्यपाल की हत्या हुई थी तो पिछड़ा था कि नहीं था? आप और हम जाति विशेष पर वो नहीं करते हैं, हम संविधान के मुताबिक करते हैं। और उसका उदाहरण ये है, अपने आदमी को मरवाओ, जब सफाई कर्मचारियों को भर्ती हुई थी, सफाई कर्मचारियों को भर्ती हुई थी तो सारे बिरादरियों के लोगों को सारे लोगों को नौकरी पे लगाया। और ये बोलो हमारी तरह तो कन्विक्टेड नहीं है, एक्यूज नहीं है। सारे 22 केवल रिजर्वेशन, भाई साहब सारे 77 गैर लोग थे। आप ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। समाज पार्टी जब भैया संवैधानिक तौर पर करते हैं हम लोग, आपकी संवैधानिक तौर पर हम चलाते हैं पार्टी को, दलितों की संविधान के आधार पर लोग ब्राह्मणों का समीकरण जोड़ लेते हो, अपने समाज को पीछे छोड़ देते हो। दुश्मन है नहीं, ब्राह्मण क्या है बताइए? पहले क्या बोलते थे? तिलक तराजू और तलवार। मुझे बता दो ना किसका नारा है, अब आप बदल है, बता दो, बदल किसका नारा है, बता दो। आपका नारा ना हमारा नहीं, कहां पहुंच रहे हमारा हैं नहीं। दोनों? एक सेकंड, मास्टर सुरेश चंद्र जी, अपने आप को डिफेंड करते करते आपने मुद्दा बिल्कुल भटका दिया, लेकिन आपको अगर मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रहा। जब वो बात कर रहे हैं जाति विशेष की, तो मैंने वो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला बताया। ओके, मास्टर सुरेश चंद्र जी, बहुत सेंसिटिव इशू है ये और समय की बात है, लेकिन आपकी हम लोग तो यही हेल्प कर सकते हैं मीडिया
कि पत्रकार होने के नाते कि अगर आप लोगों को किसी भी अपराधी के बारे में सालों साल, मतलब इतने हम लोगों ने शो कर दिए, इतने ज्यादा गवाहों के बयान आ जाते हैं कोर्ट में, लेकिन आपको अगर नहीं पता लग पाता है तो थोड़ा सा आप डिबेट्स में आया कीजिए, हम लोग बता दिया करेंगे कि किसका उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम जगहों पर किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो हमसे भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इतने साल लग जाते हैं आपकी पार्टी के सिस्टम को दुरुस्त करने में कि पता ही नहीं कर पाते आप। ऐसा नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं पारा सर जी, हम लोग तो जिसका पता लग जाए, जब भी पता लग जाए, चलिए ठीक है, हमारे बात ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब बात हो रही है अब फाटक की, और आज चर्चा सिर्फ अगर है उत्तर प्रदेश में तो उस फाटक की, और ये फाटक क्या है? ये फाटक वो है जो मुख्तार अंसारी के घर पर खुलता था, और कहा जाता था कि जो फाटक के अंदर है, यानी जो मुख्तार अंसारी के कदमों में गिरा है, उसके लिए सब कुछ ठीक है, और जो फाटक के बाहर है, यानी जो उसकी सत्ता से बाहर है, उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसको ना सुनने की आदत नहीं थी, उसकी खैर नहीं। लेकिन अब वो फाटक जो माफिया का है, डॉन का है, वो सब बंद हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा है वो इसी तरह चलता रहेगा। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।